मैं इस समय मौजूद हूँ दारुल सफ़ा विधायक निवास लखनऊ में, और आज हमारे साथ हैं युवाओं और शिक्षकों की दमदार और सशक्त आवाज़ एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश में यूजीसी है। यूजीसी पर आपकी क्या राय है? यूजीसी ने पूरे देश को जातीय संघर्ष में झोंक दिया, जातियों और जातियों के बीच में नफरत की खाई पैदा कर दिया। यूजीसी 2026 का जो बजट है वो बहुत राष्ट्र के लिए बहुत आत्मघाती कदम होगा। यूजीसी का पूरे देश में एक गलत संदेश गया है। यूजीसी द्वारा बनाया गया विनियम 2026 संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 के खिलाफ है, खुला उल्लंघन है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान हैं, कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए यूजीसी 2026 का जो बजट है वो अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 कहता है संविधान का कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, लिंग और स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यूजीसी 2026 का विनियम ये संविधान के आर्टिकल 15 का भी खुला उल्लंघन है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को समान अवसर भारत का संविधान देता है। तो यूजीसी का यह विनियम संविधान के प्राविधानों का खुला उल्लंघन है और इसकी वजह से पूरे देश में व्यापक जन असंतोष सामान्य वर्ग में फैल गया है। उसकी वजह है कि यूजीसी विनियम 2026 में जो प्रोविज़न है, पहले 2025 में प्राविधान था कि यदि कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करेगा तो उसको दंड मिलेगा। 2026 के विनियम में दंड के प्राविधान को यूजीसी ने हटा दिया। दूसरा, यूजीसी 2025 में बजट में ये केवल SC ST के लिए बनाया गया था और 2026 के बजट में उसमें SC ST के साथ साथ OBC को भी जोड़ दिया गया। आपके लिए जानना जरूरी है कि देश में जितने SC ST एक्ट के मुकदमे हैं उसमें 81% केवल OBC क्लास के लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। माननीय सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है कि SC ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट का भारी दुरुपयोग हो रहा है। 90% मामले फर्जी पाए जा रहे हैं। जब ये एक्ट पहले से इसका दुरुपयोग होता आया है तो यूजीसी द्वारा बनाए गए इस नियम का भी दुरुपयोग होगा और उससे समाज में सामान्य वर्ग को प्रताड़ित किया जाएगा। यूजीसी के विनियम 2026 में जो सबसे गंभीर खामी है, सामान्य वर्ग को जन्मना शोषक और उत्पीड़क मान लिया गया, जो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। किसी भी समाज को आप जब जन्मना मान लेंगे कि ये शोषक है, उत्पीड़क है, तो ये बात उचित नहीं है। यूजीसी को नियम बनाते समय सामाजिक संतुलन का ध्यान रखना चाहिए था। यूजीसी जिस उद्देश्य के लिए बना था उस उद्देश्य में यूजीसी विफल रहा। आज तक टॉप 100 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में यूजीसी देश का कोई भी यूनिवर्सिटी विकसित नहीं कर पाई। यूजीसी अपने उद्देश्य में विफल हो गई और राजनीति का औजार बन गया है। हम इसके खिलाफ हैं। पुरजोर तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि इस काले कानून को वापस लें। ये कानून आया क्यों? ये कानून आया इसलिए कि तेलंगाना में एक छात्र था रोहित वेमुला जी, वो SC नहीं था। जब तेलंगाना पुलिस ने जांच किया तो ये पता चल गया वो तो OBC है। वो रिसर्च स्कॉलर था और 2 साल में उसकी PhD पूरी नहीं हुई।
वो मानसिक तनाव में था। फिर उसने दूसरा रजिस्ट्रेशन कराया पीएचडी में, और उसी में वो जाकर एबीवीपी के एक कार्यकर्ता को हॉस्टल में घुसकर उसके कमरे में घुसकर मारा पीटा, एफआईआर हुआ। उस एफआईआर से उसे लगा कि अब मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, मेरी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, पढ़ाई रुक जाएगी, और उसने आत्महत्या कर लिया। देश में 4 करोड़ लोग पढ़ते हैं और मात्र 318 घटनाओं के आधार पर किसी समाज को शोषक और उत्पीड़ित बता देना, यह न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ है। कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, राज्यों की विधानसभाओं का हुआ। यूजीसी का बनाया गया नियम वो संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन करता है, इसलिए लोग इसको बहुत खराब दृष्टि से देख रहे हैं। एक निश्चित माइंडसेट के लोग कंप्लेंट करेंगे। कोई व्यक्ति कंप्लेंट किया कि मेरा विभागाध्यक्ष जाति भेदभाव के कारण मुझे फेल कर दिया, वो टीचर को नोटिस होगी, टीचर बाहर जा सकता है। स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट करेगा तो स्टूडेंट को हॉस्टल से निकाला जा सकता है, स्टूडेंट को परीक्षा से डिबार किया जा सकता है, और अंततः यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जा सकता है। जब एक ही माइंडसेट का व्यक्ति शिकायत करता होगा और उसी माइंडसेट के व्यक्ति इक्विटी कमेटी में होंगे तो उसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसलिए यूजीसी इस फैसले को वापस करे, और वापस नहीं किया तो देश कभी माफ़ नहीं करेगा और देश में गृह युद्ध के हालात बन जाएंगे। देवेंद्र सिंह जी, आप इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और आप भाजपा से एमएलसी भी हैं, और ये कानून भी भाजपा द्वारा ही लाया गया है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको आपके एक राजनीतिक कैरियर पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कानून यूजीसी लाया है जी। यूजीसी एक स्वायत्त शासी संस्था है जी। भाजपा द्वारा नहीं लाया गया है। जी। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जी। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है, और ये देश संविधान से चलेगा। यूजीसी द्वारा बनाया गया नियम संविधान के प्राविधानों का खुला उल्लंघन है, इसलिए कैरियर की परवाह वो व्यक्ति नहीं करता है जिसके लिए देश प्रथम हो, और हमारे लिए देश प्रथम है, इसलिए हम देश को गलत रास्ते पर ले जाने के खिलाफ हैं। जी। शिक्षक भर्ती के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, और आप भी सदन में कई बार इसके लिए क्वेश्चन लगा चुके हैं, सवाल उठाते रहे हैं। तो कब आएगी शिक्षक भर्ती? और जब मंत्री जी से बात किया जाता है तो कहते हैं शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। देखिए, अब तक 18,000 प्राथमिक स्कूल जी बंद हो चुके हैं। जी। नहीं, और 8,000 नए खोले गए हैं, आसपास के आंकड़े हैं। तो बुनियादी शिक्षा बहुत मजबूत होनी चाहिए जी। बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। बहुत सशक्त और समावेशी होनी चाहिए। भर्ती का जो न होने का कारण क्या है कि ये सब मामले कोर्ट में चले गए जी। और कोर्ट में जाने के कारण भर्तियां आज तक लंबित हैं। कोर्ट में जो गया उसके पीछे कारण था रिजर्वेशन को सही ढंग से लागू नहीं किया गया था। बच्चे चले गए और कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं ले सकता तब तक ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा। जी। देवेंद्र सिंह जी, अगला सवाल ये है कि हम आपसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपके कैसे रिश्ते थे, और उनके बारे में कोई वाकया हो जो आप हमसे साझा करना चाहें। देखो यार जी, चंद्रशेखर जी देश के नेताओं के नेता थे। जी। सच कहने का उनके पास साहस था और सच के लिए स्थापित करने के लिए उनके पास विजन भी था। वो देश के इकलौते ऐसे नेता थे जी। कि जब भी किसी पार्टी का कोई नेता संकट में पड़ा तो सीधे चंद्रशेखर जी को याद करता था और चंद्रशेखर जी खुल के उसकी मदद करते थे। वे एक ऐसे नेता थे जिनसे मिलने पर लगता था मैं अपने अभिभावक से मिलना। जी। इतनी आत्मीयता और इतने स्नेह से, इतने ममत्व के भाव से लोगों से मिलते थे।
लाखों लोगों की भीड़ में भी अपने कार्यकर्ताओं को नाम लेकर पुकारते थे। कभी शताब्दियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, अब दूसरा कोई चंद्रशेखर जी पैदा नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति जो बेबाक अपनी बात मजबूती से संसद में कहते थे और जनता में भी कहते थे। मेरे ऊपर उनका गंभीर असर है। विद्यार्थी जीवन से उनके साथ रहा हूँ और वो बेजोड़ व्यक्ति थे। देश के बारे में, देश कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से देश को ले जाया जाए, उनके पास विजन था। अब दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच में नहीं है। चंद्रशेखर जी कुछ दिन और प्रधानमंत्री रह गए थे तो ये अयोध्या का मामला बातचीत से हल हो गया होता, लेकिन वो नहीं है। हम उन्हें बहुत आदरपूर्वक याद करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हें। उनके जैसा नेता मिलना मुश्किल है। जी। देवेंद्र सिंह जी, आप मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सिंह जी के साथ भी काम किए हैं, तो उनके साथ आपका कैसा रिश्ता रहा या कोई देखिए शेयर करना चाहें जो? नेताजी का दिल आसमान से भी बड़ा था जी। जो ममत्व का भाव उनमें था, जो अपनत्व और आत्मीयता का भाव था। जब उनसे कोई मिलता था तो लगता था कि जैसे कड़ी दोपहरी में और शीतल छाया में आपको सुकून देती है, तो नेताजी का सानिध्य ऐसा ही लगता था। नेताजी के दरवाजे से कोई भी व्यक्ति कभी निराश नहीं गया, कभी खाली हाथ नहीं गया। अब ऐसा आत्मीय संबंध रखने वाला नेता वर्तमान में देश में कोई नहीं है। एक मज़ेदार अनुभव आपका उनके साथ रहा है जब आप मंत्री नहीं बनाए गए थे, इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद भी, तब वो वाला किस्सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहन जी की सरकार थी जी। मैं समाजवादी पार्टी में था और बहन जी की सरकार में पार्टी ऑफिस में आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, पुलिस के लोग गोलियां चला रहे थे। उसी कठिन दौर में मैं चुनाव जीत कर आया था। नेताजी ने कहा कि आप दुर्दिन में चुनाव जीत कर आए हैं और सरकार बनने पर आपको महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाएगा। जी। सरकार बन भी गई लेकिन कोई दायित्व नहीं मिला। मैं 2-4 महीने बाद गया तो लड़के चट्टी चौराहे कहते थे, मैंने पैर पकड़ लिया अखिलेश भैया का, इनको मत बनाए, हम लोग कटवा दिए। मैं नेताजी के पास गया तो मैंने कहा, नेताजी आपकी तो कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है, हम लोग ये बात कहते हैं। कैसे ये बात हो गई, मेरी आस्था को आपने तार तार कर दिया। जी। और बहुत आदरपूर्वक और बहुत सख्त भाषा में मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराया। जी। उनका दिल कितना बड़ा था कि मेरी सख्त भाषा के बावजूद भी वो मेरा कोई जवाब नहीं दिए, कोई टीका टिप्पणी नहीं की। जब हम और नेताजी बात कर रहे थे तो कुछ लोग टोकी टोका कर रहे थे, तो मैंने उन्हें डांटा। फिर मैं नेताजी को प्रणाम किया और चला गया। पूरी बात नेताजी ऐसे दोनों गालों पर अपने हाथ रख लिए, क्यों नहीं मेज पर टिका लिए, जैसे बैठे वैसे ही बैठे हम दोनों लोग। जी। फिर मैं उनको प्रणाम करके चला गया। जी। जो लोग टोका टोकी कर रहे थे, नेताजी ने उनको डांटा, कहा जाओ, मैंने उनका हक मारा है, मुझसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे, क्यों तुम लोग टोका टोकी कर रहे, जाओ उनसे माफ़ी मांगो और निर्देश तक पैर पकड़ के माफ़ी मांगो। जैसे ही मैं गेट के बाहर हुआ, दौड़ते हुए आए लोग, बड़ी भारी गलती हो गई, पैर पकड़ के माफ़ी मांगे लोग। नेताजी इतनी कड़ी बात करने के बावजूद भी नेताजी के मन में कोई मलाल नहीं था। जी। और दूसरा कोई आज के युग में होता तो वही एनकाउंटर हो जाता। जी।
भाषा मेरी ऐसी थी। जी लेकिन नेताजी का बड़प्पन देखिए। मैं उनको प्रणाम करके चला गया, मेरे सर पर हाथ रखे। कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली गया तो मैं सोचा जरा मिल लूं, तो पता चला नेताजी पार्लियामेंट गए हैं। जी हंसते हुए मिले, जी जैसे लगा ही नहीं कोई बात हुई हो। जी आजकल के तो नेता लोग दुश्मनी पाल लेंगे। जी तो ममत्व और अपनत्व का जो भाव था उनमें, वो किसी नेता में नहीं है। जी अब बिरले लोगों को भगवान ये देते हैं। इसलिए नेताजी के प्रति आज भी मेरे मन में उतनी ही श्रद्धा है। जी खरी खरी बात करने वाले को मंत्री कौन बनाएगा? बिल्कुल। सच कहने वाला व्यक्ति और सत्ता प्रतिष्ठान के लिए बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। जी और मैं सच का सारथी हूँ, सच का दामन छोड़ नहीं सकता। इसलिए सोचता हूँ कि कोई तो एक आदमी रहे जो सच कहे। जी अगर मैं भी सच बोलना छोड़ दूँ तो झूठों के भीड़ में शामिल हो जाऊंगा। बिल्कुल। सीएम योगी आदित्यनाथ से आपके कैसे रिश्ते हैं? बहुत आत्मीय रिश्ते हैं। जी और रिश्ते ऐसे भावनात्मक हैं जी कि जब उन पर कोई उंगली उठाता है तो दर्द मेरे सीने में होता है। जी हमारे पीठाधीश्वर हैं जी और उनका पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित है। जी और अपने कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां बेमिसाल हैं। सुशासन स्थापित कर दिया, गैंगस्टर्स की कमर टूट गई। जी अब आप आधी रात को भी कहीं आ जा सकते। बिल्कुल। देखिए, एक नेता का दिल जी इतना बड़ा होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा, अपनी समस्या लेके जाए और तो नेता से मिलने के बाद उसके चेहरे पर संतुष्टि के साथ साथ गर्व की अनुभूति हो, वो आदमी नेता कहलाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही नेताओं को देश की ज़रूरत है। अब तो यही लोग हैं कि वो यंत्रवत हैं, आप मिले आपका नाम भी नहीं जान पाएंगे, हमसे कौन मिला कौन नहीं मिला। बिल्कुल। सुल्तानपुर में मूर्ति विवाद से आपका नाम बहुत जोड़ा जाता है। मूर्ति इंद्रवत सिंह सुल्तानपुर के जननेता थे और पूरे देश में सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों की मूर्तियां लगी हैं। कुछ लोग अनुमति लेके लगवाए हैं, कुछ बिना अनुमति के लगवाए हैं। और मूर्ति किसी के घर में कहीं मिलती नहीं है, चौराहे पर मिलती है। बिल्कुल। सभी महामानवों की तो उसकी प्रक्रिया है, लोग ले लिए अनुमति प्रशासन से। अब उनकी मूर्ति तो बहुत पहले की लगी हुई है, वहाँ से किसी प्रकार से मूर्ति आवागमन को बाधा नहीं करती है। जो लोग वहाँ के नेता बनते हैं, पहले उस सड़क की दुर्दशा तो देखें कैसी है, सड़क ठीक कराएं। और अपनी कुंठा, अपने मन का अपराध व्यक्त करने के लिए उनकी मूर्ति हटाने की मांग करना एक आपराधिक सोच को प्रदर्शित करता है। पूरी घटना माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और अदालत में चला गया है। जी तो जो भी अदालत क्या करती है, फैसला आएगा तो देखा जाएगा। जी मैं मूर्ति के यथावत बनाए रखने के पक्ष में हूँ। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के नेताओं और पुराने नेताओं में आपको क्या अंतर दिखते हैं? देखो यार, आज के नेता वैचारिक रूप से दरिद्र और दीनहीन है। जी उनके पास विजन नहीं है। उनकी राजनीति वर्तमान वालों की जन सरोकारों से जुड़ी हुई नहीं है। उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई हैसियत नहीं है। पार्टी के नाम पर अज्ञात आदमी को टिकट मिला, जिसे क्षेत्र का भूगोल नहीं पता था, वो लोग एमएलए और एमपी हैं। तो ये जो वोट है सब बीजेपी का है और वो पार्टी के वोट से चुना गया व्यक्ति इस हैसियत में नहीं होता है कि सच बोल सके। जी पार्टी के वोट बैंक से निर्वाचित व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होता है कि सच्चाई के लिए 2 कदम चल सके, सच्चाई की आवाज़ को बुलंद कर सके।
जी। ये सब पैरासाइट्स हैं पार्टी के जी। लिए, जी। जो पार्टी का खून चूसते हैं। जी, ये इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपको अपना कीमती समय हमें देने के लिए।